Okay, जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज टॉपिक इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, आज हमने ट्यूबरकुलोसिस को कवर करना है। ट्यूबरकुलोसिस को हमने कवर करना है। ये बात सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड फास्ट रोड्स है ये। ठीक है, एसिड फास्ट रोड्स है। ठीक है, एसिड फास्टिंग कैपेबिलिटी होती है इनकी। ठीक है, ये रेजिस्ट कर सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं मल्टीपल ड्रग्स को। ठीक है, रेजिस्ट कर सकते हैं मल्टीपल ड्रग्स को। पिंक कलर रोड्स होते हैं, ये बने हुए पिंक कलर रोड्स, ये बने हुए हैं, ये बने हैं पिंक कलर रोड्स। रोड्स की शेप में होंगे इस तरह से, रोड्स की शेप में होंगे। ठीक है, पिंक कलर रोड्स होंगे और रेजिस्ट कर सकते हैं मल्टीपल ड्रग्स। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मल्टीपल ड्रग्स को रेजिस्ट कर सकता है। राइट। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम एवियम। इसको हम यहाँ से रेज करते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए। दूसरा आ जाता है आपके पास माइकोबैक्टीरियम एवियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम एवियम जो है ना, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर कॉजेज डिसेमिनेटेड नॉन टीबी डिजीजेस। अब ये नॉन टीबी डिजीजेस कॉज करवाता है, जैसे कि एड्स के अंदर ऑफन रेजिस्टेंट टू द मल्टीपल ड्रग्स, ये कभी कभी रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, ऑफन रेजिस्टेंट टू द मल्टीपल ड्रग्स, ये भी मल्टीपल ड्रग्स की रेजिस्टेंट होता है। एक हमने टाइप पढ़ ली माइकोबैक्टीरियम की ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी कॉज कराएगा, और एक पढ़ ली हमने एवियम जो कि नॉन टीबी डिजीज करवाता है एड्स में। ठीक है, तो इसमें प्रोफाइलैक्टिकली प्रोफाइलैक्सिस विद एजिथ्रोमाइसिन देनी पड़ती है, जिसमें CD4 काउंट लेस देन 50। यार ये ना फर्स्ट स्टेप वन है। और इसमें एक एक लाइन जो है, मैं आपको एक एक लाइन रीड करके क्यों समझाती हूँ, क्योंकि एक एक लाइन एक एक पॉइंट MCQs है। मेरी कोशिश ये है कि मुझे कोई अच्छी सी MCQs बुक मिल जाए, मैं आपको जो आपका रेस्ट डे है उसमें आपका MCQs कवर करा दूँ, अगर कोई बुक मिल जाती है मुझे। ठीक है, तो अब ये है कि एक एक पॉइंट जो है ना इसमें MCQs है, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन जो है रीड करके बताती हूँ। लिटरली एक एक पॉइंट MCQ है जे के अंदर। ठीक है, तो एवियम का हमने पढ़ लिया कि नॉन टीबी डिजीज करवाता है और मल्टीपल ड्रग्स के रेजिस्टेंट है। प्रोफाइलैक्सिस हमने क्या करवानी है कि इसमें जिट्रोमाइसिन से प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। अच्छा, जब CD4 काउंट लेस देन 50 हो, अब ये पॉइंट MCQ है कि जब CD4 काउंट लेस देन 50 होगा माइकोबैक्टीरियम एवियम में, तब हमने उसको प्रोफाइलैक्सिस देना है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं अगला आ जाता है हमारे पास, इसको हम रेस करते हैं यहाँ से ताकि आपको क्लियर हो चीज। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला। अगला आता है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम सैक्रोफिलिकियम। ये सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस करवाता है। दिस इज द MCQ कि जो सर्वाइकल आपके लिम्फ नोड्स होंगे। एक हमने हम यहाँ पे एक गर्ल बनाई है हमने। ठीक है, ठीक है, उसके जो यहाँ पे सर्विक्स के लेवल पे लिम्फ नोड्स आ रहे हैं, सर्विक्स के लेवल पे जो लिम्फ नोड्स आ रहे हैं, ये गर्ल है विदाउट द हेड। अच्छा, जो सर्विक्स के लेवल पे लिम्फ नोड्स होंगे ना, सर्विक्स के लेवल पे, उसका ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? उसका ऑर्गेनिज्म आपका होगा जी माइकोबैक्टीरियम सैक्रोफिलिशियम। ठीक है, सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस करवाता है बच्चों में। ये बच्ची बनाई है बेसिकली मैंने। मैं आपको लिम्फ नोड्स ना डिफरेंट कलर से बना के दिखाती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये लिम्फ नोड्स हमने बनाने हैं, ये ग्रीन से लिम्फ नोड्स बनाए हैं, इसके सर्विक्स के लेवल पे लिम्फ नोड्स बनाए हैं। यहाँ से माइकोबैक्टीरियम सैक्रोफिलिशियम सर्वाइकल लिम्फेडेनाइटिस करा देता है चिल्ड्रंस में। राइट। फिर अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं यहाँ से, इसको इरेज करते हैं। अगला ऑर्गेनिज्म कौन सा आ जाता है हमारे पास? अगला ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाता है, अगला ऑर्गेनिज्म आता है मैरिनम। अब मैरिनम में हैंड इन्फेक्शन हो सकता है हैंडलर्स में। ठीक है, जो एक्वेरियम हैंडलर्स होते हैं ना, उनमें हैंड इन्फेक्शन हो सकता है मैरिनम में। ये नाम से ही आपको यहाँ पे वाजे हो रहा है कि मैरिनम में हैंड इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। टीबी के कुछ सिम्टम्स है, हमने वैसे MTB से अपनी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ से भी देख लेते हैं सिम्टम्स में। उसके फीवर, ये हमें सारे फीवर पता है इसके, कैसे फीवर होगा, कैसे उसके नाइट स्वेट्स आएंगे। ठीक है, ये सारे हमें पता है इसके। इसमें वेट लॉस होता है पेशेंट का, इसमें कफ होती है पेशेंट को, ये पता है सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, टीबी का सबको सिम्टम्स पता है। हिमोप्टिसिस इसमें होता है। ठीक है, इसमें हिमोप्टिसिस होता है। अगली बात वो करता है कि कोर फैक्टर क्रिएट्स अ सर्पेंटाइन कोर। अब एक कोर फैक्टर आएगा और वो सर्पेंटाइन कोर बना देता है अपीयरेंस, सर्पेंटाइन लाइक कोड अपीयरेंस बना देता है। ठीक है, कोड होती है ना, कोड, कोड लाइक अपीयरेंस बना देता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑर्गेनिज्म है उसकी सर्पेंटाइन कोड लाइक अपीयरेंस करवा देता है उसके स्ट्रेन्स की। अब ये सर्पेंटाइन कोड लाइक अपीयरेंस की वजह से क्या होगा, मैक्रोफेजिस जो है आपके, मैक्रोफेजिस जो है आपके बड़े बड़े से सेल, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसकी वजह से ग्रानुलोमा फॉर्मेशन होगी। ग्रानुलोमा क्या होता है, हम आगे सारा पढ़ते हैं। इंड्यूस जिसकी, और क्या होगा, TNF अल्फा रिलीज होगा। अब ये जो आपका ये TNF अल्फा है ना यहाँ पे, ये दिस इज द MCQ।
TNF अल्फा MCQ है कि यहाँ पे TNF अल्फा रिलीज हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला इसने क्या यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं। यहाँ पे उसने पॉइंट लिखा हुआ है सल्फाटाइड सरफेस ग्लाइकोलिपिड्स इनहिबिट द फैगोलाइसोसोमल इन्फ्यूजन। तो सरफेस ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ना, इसके ऊपर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर वो क्या करते हैं, फैगोलाइसोसोमल इन्फ्यूजन को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, इससे मेनली जो एमसीक्यू है वो TNF अल्फा वाला है, ये बात आपने याद रखनी है। सर्पेंटाइन कोड लाइक अपीयरेंस हुई, सर्पेंटाइन कोड लाइक अपीयरेंस हुई, इसकी वजह से मैक्रोफेज एक्टिवेटेड हुए और TNF अल्फा रिलीज हुआ। अच्छा जी, अब यहाँ से हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि गोन कॉम्प्लेक्स और गोन फोकस क्या होता है। पहले मैं आपको गोन फोकस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से भी इसकी पैथोलॉजी देखें जरा आप। इन्फेक्शन हुआ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है, नोज के जरिए स्प्रेड हुआ, अंदर जाके उसका ग्रानुलोमा बनता है। ठीक है, पहले मैं आपको गोन फोकस समझाती हूँ। Zone focus. A primary lesion, usually subpleural, often in the mid to lower zones, caused by Mycobacterium bacillus tuberculosis, developed in the lung of a non-immune host. प्राइमरी लीजन को वो गोन फोकस कह रहा है। जो सबसे पहला पहला लीजन बनेगा ना, पहला पहला ट्यूबरकुलोसिस का लीजन बनेगा, उसको हम गोन फोकस कहते हैं। और वो मोस्टली किस जगह पे होता है, प्राइमरी वाला। याद रखना है हमेशा, प्राइमरी लीजन लंग्स के लंग्स के मिड जोन पे होगा या लंग्स के लोअर जोन पे होगा। ठीक है, मिड जोन, लोअर जोन, कभी भी अपर जोन पे प्राइमरी लीजन नहीं होगा। अपर जोन पे मोस्टली जो एक्सरेज में देख रहे होते हैं वो रीएक्टिवेशन देख रहे होते हैं, सेकेंडरी लीजन देख रहे होते हैं। प्राइमरी लीजन या प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हमेशा जो है मिडल या लोअर जोन पे आपको नजर आ रहा होगा। और गोन फोकस और गोन कॉम्प्लेक्स में आपने डिफरेंस याद रखना है। गोन फोकस जो है वो आपका प्राइमरी लीजन है। ठीक है, अब आपने देख लेना है यहाँ से कि हुआ क्या, कि एरोजल इनहेलेशन हुई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, इनिशियल इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, मैक्रोफेरिस इनेट इम्यून रिस्पॉन्स आया, मैक्रोफेरिस एक्टिवेट हुए आपके, उससे ग्रैनुलोमा बना देना आगे जाके। अब ग्रैनुलोमा कैसे बनता है वो और होता क्या है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अब ग्रैनुलोमा बन गया, उसकी वजह से अल्व्यूलर, उसमें अल्व्यूलर मैक्रोफेजिस भी आ जाएंगे। ठीक है, और अल्व्यूलर मैक्रोफेजिस आ गए अगर, तो उन्होंने स्पॉन्टेनियस हीलिंग कर देनी है। ठीक है, लेकिन अगर मैक्रोफेजिस वगैरह या क्या होगा, मैक्रोफेजिस आ जाएंगे और वो डाइजेशन कर देंगे और स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर डाइजेशन नहीं हो पाती, अगर डाइजेशन नहीं हो पाती तो लेटेंट रह जाएगा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट यानी कि छुपा हुआ। ठीक है, लेटेंट छुपा हुआ यानी कि वो छुपा हुआ बैठा रह जाता है। अगर तो मैक्रोफेजिस ने आकर उनको खा लिया, ठीक है, मैक्रोफेज ने आकर खा लिया बैक्टीरिया को, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को अगर मैक्रोफेजिस ने जाकर खा लिया, अगर खा लिया तो फिर तो स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने नहीं खाया किसी तरह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बच निकला है, तो फिर क्या होगा, लेटेंट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, यानी कि वो छुप के बैठा रहेगा आपके लंग्स के अंदर। ये मैंने लंग बना दिया, ये लंग के अंदर अब वो छुप के बैठा हुआ है। लंग के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस छुप के बैठा हुआ है, इसको हम लेटेंट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अब कभी भी कोई इस तरह का कोई इन्फेक्शन होता है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है पेशेंट, तो उसकी रीएक्टिवेशन हो जाएगी, रीएक्टिवेशन हो जाएगी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट, कि लिम्फेटिक या ब्लड वेसल्स के थ्रू वो फैलना शुरू हो जाए और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बन जाए। ठीक है, या वो रिजोल्व हो जाएगा, या वो लेटर बन जाएगा, या वो लिम्फेटिक्स और ब्लड वेसल्स के थ्रू जाके एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बना देगा। ठीक हो गया, वो सारा हम पढ़ेंगे मिली ट्यूबरकुलोसिस वगैरह क्या होता है। ये बना, ग्रानुलोमा बना, राइट। अब प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस वो बता रहा है कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, ये उसने गोन फोकस बनाया, ये पहला गोन फोकस बना है, पहला प्राइमरी लीजन। अब गोन कॉम्प्लेक्स क्या है, गोन कॉम्प्लेक्स गोन फोकस और हाइलर लिम्फ नोड्स, इन हाइलर नोड्स, इन दोनों को मिलाकर गोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये मैं लंग्स बनाती हूँ। लंग्स में ये बोन फोकस हो गया, तो यहाँ पे जो हाइलम के ऊपर जो हाइलर लिम्फ नोड्स पड़े हुए थे, इन दोनों को मिला के हम बोन कॉम्प्लेक्स करेंगे, GC करेंगे।
ठीक है। गोन फोकस और हाइलर हाइलम के पड़े हुए लिम्फ नोड्स, इन दोनों को मिला के हमने गोन कॉम्प्लेक्स कह दिया। ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये हो गया प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का क्या होगा आगे, मैंने बता दिया कि या वो रिजोल्व हो जाएंगे, या वो लेटेंट रह जाएंगे, या वो एक्स्ट्रा परमानेंट हो जाएंगे। अगर वो लेटेंट रह गए तो फिर क्या होगा, अब हमने ये देखना है। अगर वो लेटेंट रह गए तो रीएक्टिवेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है। और ये एक्स्ट्रा परमानेंट ट्यूबरकुलोसिस वाली बात मैं बता चुकी हूँ। अगर वो उसकी रीएक्टिवेशन हो गया तो वो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में आगे फर्दर वो फाइब्रोकेजियस कैविटी लीजन बनेगा, यानी कि लंग में हम बनाऊं तो वो केजिएटिक टाइप बनेगा, यानी कि केजिएटिक नेक्रोसिस होगी, उसके अंदर केजिएटिक नेक्रोसिस होगी। उसको हम कहते हैं फाइब्रोकेजिएट केजियस। ठीक है। केजियस यानी कि उसके अंदर जो है ना चीज लाइक अपेरेंस भी है, ये चीज लाइक अपेरेंस भी है। फाइब्रोकेजियस, फाइब्रोकेजियस, केजियस यानी चीज लाइक अपेरेंस, फाइब्रो यानी कि उसमें जो फाइबर मटेरियल जो है ना, ठीक है, फाइबर मटेरियल वो भी है। ठीक है। अब ये कैविटी जो बनी है आपकी स्कैंडिलियन में, ये फाइब्रोकेजियस है, यानी कि इसमें चीज लाइक मटेरियल भी है सेंटर में। ठीक है। और इसके साथ साथ आपका आप कह लो कि फाइब्रस मटेरियल भी है। ये फाइब्रस मटेरियल, ये फाइबर फाइबर से बने हुए मैंने इस साइड पे बनाया है। ये फाइब्रोकेजियस कैविटी लीजन बनती है सेकेंडरी इन्फेक्शन। फिर अगर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये देखो ये आप ऊपर अपर जोन में बनाया है उसने, ये अपर जोन में बनाया है सेकेंडरी वाला। प्राइमरी वाला उसने लोअर जोन में बनाया था, याद रहेगा। प्राइमरी वाला लोअर जोन में हो गया और सेकेंडरी वाला अपर जोन में हो गया। प्राइमरी वाला गोल फोकस था, फिर उसको गोल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं हम, अगर वो हाइलाइट साथ मिल जाए वो भी इन्वॉल्व हो जाए। और सेकेंडरी वाले को फाइब्रोकेजियस कैविटी लीजन बनती है यहाँ पे। ठीक है। कैविटी बनती है एक, वो कैविटी हम एक्सरे में भी देखेंगे, कैविटी बनती है जो कि फाइब्रोकेजियस होती है। अब अगर सेकेंडरी अपर में हो गई, अब अगर ये सेकेंडरी मैसिव हिमेटोजेनस डिसेमिनेशन कर दे, ठीक है, यहाँ से अगर ये ब्लड में फैलना शुरू हो जाए तो ब्लड में फैल के ये मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस करा देगी। बैक्टीरियमिया अगर हो गया तो बैक्टीरियमिया की वजह से मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी। मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस के हम आगे पढ़ेंगे कि मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में को हम डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, डिसेमिनेटेड। ठीक है। डिसेमिनेटेड ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। इसका मैं फिर आगे बताती हूँ कि कैसे इसके क्या क्या डिसेमिनेटेड चीजें नजर आएंगी। ठीक है। ये मेरी ट्यूबरकुलोसिस नजर आ रहा है आपको, हिमेटोजेनस डिसेमिनेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि लंग्स में टीबी थी, लंग्स में टीबी थी, लंग्स में टीबी सेकेंडरी टीबी थी, सॉरी अपर जोन में बनाएंगे, लंग्स में सेकेंडरी टीबी थी, इसको इरेज करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लंग्स में सेकेंडरी टीबी थी, वहां से आपकी जो ब्लड वेसल्स पड़ी हुई है साथ, वहां से ब्लड वेसल में, वहां से आप कह लो कि ब्लड वेसल में गई बैक्टीरिया हुआ, ब्लड वेसल से अब हिमेटोजीनस स्प्रेड होगा, आगे और ऑर्गन्स में जाएगा, दूसरे ऑर्गन्स में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये फाइब्रोकेजियस कैविटी लीजन बनी हुई थी जो कि सेकेंडरी था। ठीक है। यहाँ पे बना, अब वहां से आपकी ब्लड वेसल रेड से लिख रही हूँ, ब्लड वेसल में गया, और वहां से हिमेटोजेनस स्प्रेड हुआ। हिमेटोजेनस स्प्रेड के बाद अब वो और ऑर्गन्स में स्प्रेड कर जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाएगा। अब वो कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे वो हम पढ़ेंगे। अब लंग्स के ऊपर मिलरी ट्यूबरक्लोसिस में किस तरह की अपेयरेंस आएगी, मिलट सीड पैटर्न नजर आएगा। मिलट सीड जो बाजरे का दाना होता है ना, छोटे छोटे से दाने, इस तरह नजर आएगा। ये देखो आपको नजर आ रहा होगा व्हाइट व्हाइट से, ये छोटे छोटे दाने, ये दाना, ये दाना, ये दाना, इस तरह की इसकी अपेयरेंस होती है। इसको मिलरी सीड अपेयरेंस कहते हैं। लंग के ऊपर मिलरी सीड अपेयरेंस नजर आती है, मिलट्स की तरह की। ठीक है। क्लिनिकली वो फेलियर टू थ्राइव होगा। ठीक है। मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन इसमें हुए हुए होंगे, वही सिम्टम्स तो वही होंगे, फीवर, राइगर, चिल्स और नाइट स्वेट्स। नाइट स्वेट्स वाली बात याद रखनी है। इसमें एक्स्ट्रा पल्मोनाइटिस कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकती है, इनमें अगर ये एक बंदी बनाऊं, वैसे नीचे बनी भी हुई है लेकिन चलिए मैं भी बना देती हूँ आपको। एक बंदी बनाते हैं। ठीक है। और इसमें, ठीक है, ये, अब इसमें, इसमें यहाँ पे इसका लीवर है, इसका लीवर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इसकी स्प्लीन है, इसकी स्प्लीन भी इन्वॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे इसके एड्रीनल ग्लैंड है, इसके एड्रीनल ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। लीवर, स्प्लीन, एड्रीनल ग्लैंड्स। अच्छा ऊपर से चलते हैं, सॉरी, पहले ऊपर इसका ब्रेन बनाते हैं ना, इसका ये प्यारा सा ब्रेन बना, आई से बना देते हैं। तो ये ब्रेन बना, इसके ब्रेन की ब्रीड है मेनिंजिस। ठीक है। पहले तो इसकी मेनिंजिस इन्वॉल्व हुई, मेनिंजिस इन्वॉल्व हो जाएंगी।
ठीक है। उसके बाद आप कह लो कि यहाँ पे इसकी गर्दन में हम इसके, ये यहाँ पे हम इसकी वो वर्टिब्री बना रहे हैं, वर्टिब्री, इसके वर्टिब्री इन्वॉल्व हो जाएंगे, वर्टिब्री इन्वॉल्व हो जाएंगे, वर्टिब्री इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम कहेंगे, अगर वर्टिब्री में ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उसको हम पोर्स डिजीज कहते हैं, पोर्स डिजीज। ठीक है। इसका लीवर इन्वॉल्व हो जाएगा, इसकी स्प्लीन इन्वॉल्व हो जाएगी, इसके एड्रिनल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इसके यहाँ पे हम बना देते हैं ज्वाइंट्स, इसके हम कहते हैं कि बोन्स एंड ज्वाइंट्स। बोन्स एंड ज्वाइंट्स में भी हो गई, इसकी लेग्स की आप क्या लोगे, लाइक जस्ट लाइक फीमर इन्वॉल्व हो गया, अगर बोन्स एंड ज्वाइंट्स में हो गया। ऊपर से याद करेंगे मेनिंजिस, कलर ही चेंज होते हैं मेरे, आगे क्या रहना, ये ऊपर से हो गई ब्लू में, ये मेनिंजिस हो गई। ठीक है, मेनिंजिस आ गई। फिर आपका ये आ गया लीवर नीचे, नहीं, फिर आप इसके वर्टिब्रा याद करें, वर्टिब्रा में इसके इन्वॉल्वमेंट हो गई है। ठीक है, पोर्शन इसको कहेंगे, ये आपका लीवर इन्वॉल्व हो गया, इसके साथ स्प्लीन इन्वॉल्व हो गई, नीचे आपके कह लो कि एड्रिनल्स इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, और बोन्स एंड जॉइंट्स इन्वॉल्व, ठीक हो गया। ये सारी चीजें इसकी इन्वॉल्व हो जाती है, लिम्फेटिक सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है। ये तो, ये जो पेर ये आ रही है ना, यहाँ यहीं पे देख रही है, ये कैविटी बन जाती है फिर। ठीक है, एक्सरे पे कैविटी बन जाती है, ये इस तरह से कैविटी बनती है कि यहाँ पे जो है ना थिक अपीयरेंस हो जाती है, थिक अपीयरेंस हो जाती है। चलिए मैं बाद में आगे बताती हूँ, सेकेंडरी में बाद में देखते हैं सर। चलिए बाद में देखते हैं। यहाँ पे ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये सारी बातें मैंने बता दी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आया, आके उसने क्या किया, सबसे पहले गोन फोकस बनाया, ये देखो लोअर लोब इन्वॉल्व हुआ है, गोन फोकस बना, मिड और लोअर लोब्स इन्वॉल्व हुए हुए हैं। अगर ये हाइलर लिम्फ नोड्स के साथ मिल गई, ये हाइलर लिम्फ नोड्स बने हुए हैं, थोड़ा सा ओपन कर देती हूँ, ये हाइलर लिम्फ नोड्स बने हुए हैं, हाई लिम्फ नोड्स के साथ मिल गया तो मिल, अगर हाई लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो गए तो उसने क्या बना देना है, उसने बना देना है आपके पास बोन कॉम्प्लेक्स बना देना है। ठीक हो गया। अब ये हो गया यहाँ तक प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस जो कि मिड और लोअर में था। अब आगे सेकेंडरी की बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि क्या वो इन्वॉल्व हो जाएगा, मोस्टली यूनिलेटरल। टीबी जो है ना वो मोस्टली यूनिलेटरल ही होता है, बायलेटरल भी हो सकता है लेकिन मोस्टली यूनिलेटरल ही अपेयर होता है ट्यूबरकुलोसिस आपके पास। ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो हम बाकी डिजीजेस पढ़ते हैं ना, सीओपीडी और वो सारी चीजें, उसमें जो है ना, उसमें तो आप सीओपीडी में तो आप कहते हो कि बायलेटरल लंग एनलार्जमेंट, और वो नमूनिया में भी आप कहते हो कि एक लंग इन्वॉल्व हुआ हुआ है, और इसमें भी आप ना मोस्टली एक साइड पे आप देखते हो। मोस्टली मैंने बहुत सारे टीबी के पेशेंट्स देखे हैं और मैक्सिमम में एक साइड का ही अपर लोब जो है स्टेंटी में इन्वॉल्व है। अच्छा जी। उसके बाद मैंने यहाँ से आपको बता दिया था कि या वो रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो जो है रिएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो ब्लड में स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पैरामीटोसिस ग्रेटर देन 90% जो है वो हीलिंग हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी, या कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। अगर हीलिंग या कैल्सिफिकेशन हो गया तो पीपीडी पॉजिटिव आएगा। अब पीपीडी पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसको कभी पहले प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ था, कोई एक पेशेंट, उसका हम पीपीडी करवाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको अभी कोई इन्फेक्शन है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें रीएक्टिवेशन के चांसेस हैं। पीपीडी का मतलब ये होता है कि उसको पहले कभी हुआ था और उसमें रीएक्टिवेशन के चांसेस हैं पीपीडी पॉजिटिव आने का। पीपीडी सारा आगे मैं पढ़ाऊंगी और पिक्चर्स भी दिखाऊंगी। ग्रेटर देन 90% में। अब लेस देन 10% में क्या होता है, इसमें जो है ना वो, जैसे कि अगर कोई एड्स पेशेंट है या मल्टी माल न्यूट्रिशन है, यानी कि तो उसमें प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी, यानी कि बैक्टीरियमिया हो जाएगा, बैक्टीरियमिया ब्लड के थ्रू स्प्रेड करेगा। ठीक है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगी, प्रोग्रेसिव लंग डिजीज और विच लीड्स टुवर्ड्स द बैक्टीरियमिया और मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं। अब 90% केसेस में या फाइब्रोसिस हो जाएगी या कैल्सिफिकेशन हो जाएगी और पीपीडी पॉजिटिव आ जाएगी, मोस्टली यही होगा। और यहाँ पे वो कह रहे हैं, हम कह देंगे कि वो लेटेंट स्टेज में ऑर्गेनिज्म पड़ा रहेगा,
लेटेंट स्टेज में ऑर्गेनिज्म पड़ा रहेगा। जब कभी कोई री इन्फेक्शन होगा, कोई हमारे पास इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड होगा पेशेंट, तो तब रीएक्टिवेशन हो जाएगी। रीएक्टिवेशन होगी, उसका ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, फाइब्रोकेजेस कैविटी लीजन बन जाएगी। ये देखो अपर लोब में बनी हुई है, ये सारी हो गई। और लोकलाइज डिस्ट्रक्टिव डिजीज जो है ना एक बन जाएगी, कैविटी बन जाएगी, बीच में केजियस होगा, साइड में स्कार होगा। ये मैंने आपको पिक्चर बना के भी दिखाई के दरमियान में। अब हम इसको प्यारे प्यारे कलर से बनाते हैं, ठीक है। पिंक कलर लेंगे, पिंक कलर से हम इसकी सेंटर में केजियस नेक्रोसिस बनाएंगे, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द हम उसमें उसकी बाहर ग्रीन का तो हम यूज ही नहीं करते, ठीक है, हम किया। इसमें हमने बाहर उसकी कैविटी बना दी, ठीक है, ये कैविटी बन गई। और फिर हम इसकी अब शैलो से इसका बनाएंगे बाहर स्कार। स्कार क्यों बना रहे हैं, हमने कहा कि फाइब्रोकेजियस है, फाइब्रोकेजियस है, सेंटर में केजियस में केजेशन हो गई, केजियस नेक्रोसिस, ठीक है। बाहर फिर वही कैविटी बनी हुई है। कैविटी में आपको लंग्स पे समझाती हूँ कि कैविटी बनी किस तरह से है और क्या नजर आ रहा है। अब बिल्कुल इसी तरह का आपको लीजन जो है ना एक्सरे पे नजर आता है। सेंटर में आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा होता है और साइड्स पे जो है ना आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, ठीक है। और उसको हम कह रहे होते हैं कि कैविटरी लीजन। तो ये स्कार क्यों बना है, हमने कहा फाइब्रोकेजिएशन है, ये केजिएशन, राइट। अच्छा, अब हमने कहा था कि 10 लेस देन 10% में अगर कोई अगर एड्स पेशेंट है या माल न्यूट्रिशन पेशेंट है, उसमें जो है ना बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया जो है ब्लड में चला जाएगा, बैक्टीरिया ब्लड में चला जाएगा। जो मैंने आपको बताया भी कि कैसे ब्लड में गया है बैक्टीरिया, नीचे डायग्राम बनाई। वो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस करा देगा। और वो वही मैं डायग्राम बनाई थी, मेनिंजेस इन्वॉल्व हो गए, वर्टिब्रे इन्वॉल्व हो गए, बोस्ट डिजीज। लिम्फ नोड नहीं बनाए थे मैंने, लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लंग्स भी हम भूल गए थे। लीवर इन्वॉल्व हो सकता है, स्किन इन्वॉल्व हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड इन्वॉल्व हो सकता है, जॉइंट्स एंड लॉन्ग बोन्स, ठीक है, क्लियर। जब तक समझ आ गई है, अब हम बुक से पढ़ते हैं। बच्चों यहाँ तक क्लियर है, कौन बताएगा मुझे। डॉक्टर अक्सा क्लियर है, ने बाद में ज्वाइन किया ना, चलो good। यस मैम, क्लियर है। चलो ठीक है। अच्छा, अब वो यही बात कर रहा है, इसमें एटियोलॉजी उसने बताई हुई है, उन्हीं का। अच्छा, अब वो बताता है कि इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज में अब आपने देखना है कि एक चीज याद रखनी है कि क्लोज स्पेसिस, क्या याद रखना है इसमें आपने, क्लोज्ड स्पेसिस, ठीक है। ये जब ये याद रखेंगे तो इसकी ये चीजें पूरी याद हो जाएंगी। क्लोज्ड स्पेसिस में मोस्टली जो है ना टीबी फैलता है। टीबी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, अब बहुत केसेस आते हैं टीबी में, आउटडोर में बहुत केसेस आते हैं। रिसेंट इमिग्रेंट्स इन द पास्ट 5 years, ठीक है, या वो बाहर से इमिग्रेंट है, बाहर से आया है। ये भी आप इस तरह से याद रख लें कि बाहर से आया पाकिस्तान में, क्लोज स्पेस में आ गया ना, ठीक है, बाहर से आया पाकिस्तान में, क्लोज स्पेस में आ गया। प्रिजनर्स, ठीक है, वो भी क्लोज स्पेस में रहते हैं। HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, ठीक है, पहले आप क्लोज स्पेस वाला कराती हूँ। हेल्थ केयर वर्कर्स, वो भी मोस्टली वार्ड में क्लोज स्पेस में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अल्कोहलिक्स, वो भी क्लोज स्पेस में मोस्टली रह रहे होते हैं, कि जगह बैठ के नशा करते रहते हैं, ठीक हो गया। क्लोज स्पेस वाले आपने कर लिए, प्रिजनर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, अल्कोहलिक्स, और दूसरा रिसेंट इमिग्रेंट्स इन द पास्ट 5 years, ये क्लोज स्पेस वाले। अब हम कलर चेंज करेंगे, कलर चेंज करके हम आप दूसरे टिक करेंगे। अब हमने देखना है कि HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, हमने ऊपर भी बात की, HIV पेशेंट्स और दूसरे स्टीरॉइड यूज वाले। अब ये बात, अब ये इम्यूनिटी वाली बात कर ली कि इम्यूनिटी किस किस में कम हो सकती है, ये दो बातें वो होगी, ठीक है। और तीसरा भी ये डायबिटीज वाला भी, लेकिन इम्यूनिटी वाले पॉइंट्स आ गए, इम्यूनिटी किस किस में कम हो सकती है। और ये चौथा भी मेलिग्नेंसी वाले, इम्यूनिटी वाले कौन से पॉइंट्स आ गए, HIV वाले, स्टीरॉइड वाले यूजर्स में भी इम्यूनिटी कम हुई हुई होती है, डायबिटीज वाले में भी इम्यूनिटी कम हुई हुई होती है, और मेलिग्नेंसी वालों में भी ऑब्वियसली इम्यूनिटी कम हुई हुई होगी। इम्यूनिटी वाले 4 पॉइंट्स आ गए। आखिरी पॉइंट अब हमें जो याद रखना है, आखिरी पॉइंट हम याद रख लेंगे कि क्लोज कॉन्टेक्ट ऑफ द समवन विद द टीबी। तो सिंपल सी बात है, क्लोज कॉन्टेक्ट होगा तो टीबी हो ही सकता है। सारी बातें हमने याद कर ली। क्लोज स्पेसिस वाली, रिसेंट इमिग्रेंट्स, प्रिजनर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, अल्कोहलिक्स, और इम्यूनिटी वाली बातें, HIV पॉजिटिव पेशेंट, स्टीरॉइड यूजर्स, डायबिटीज वाले और मेटोलॉजिकल वाले, और क्लोज कॉन्टेक्ट वाले। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन क्या होगी, ये हमें पता है कि हमें फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, स्पूटम, वेट लॉस, ये सारे हो सकते हैं।
चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। अच्छा, अब ये एमसीक्यू है कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज द चेस्ट एक्सरे। और एज विद ऑल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तरह इसमें भी चेस्ट एक्सरे मेन इनिशियल टेस्ट है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट। Sputum stain and consist specifically for acid part bacilli mycobacterium must be done 3 times to fully exclude TB। दूसरा टेस्ट वो बता रहा है कि हम स्पूटम स्टेनिंग भी करा सकते हैं, स्पूटम कल्चर भी कर सकते हैं। इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वो प्लूरल बायोप्सी है, ठीक है। प्लूरल से जाके हम उसमें प्लूरल बायोप्सी लेंगे, प्लूरल बायोप्सी लेंगे तो वो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है। ठीक हो गया। अब ये कैविटी बनाई हुई है उसने, ये कैविटी बनी हुई है, इसको हम करीब से देखेंगे। ये कैविटी बनी हुई है, ये कैविटी, ठीक है। अपर लोब टीबी एंड स्कारिंग पुल्स द माइनर फिशर अपवर्ड, ठीक है। ये कैविटी बनी हुई है, दरमियान में ब्लैक ब्लैक बना हुआ है, साइडों पे जो है ना वाइट है। ये कैविटी बनी हुई है, ठीक है। इसे बेसिकली जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको वो कहता है कि ठीक होता है, ठीक है। और एयर फ्लूइड लेवल होता है इस जगह पे, ये चीज ज्यादा है। नीचे भी एक्सरसाइज देखेंगे हम। अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में आपको पता है कि हमें सबसे पहले 4 ड्रग्स देनी है। आइसोनाइजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, मीथैम्फेटामिन, ये 4 ड्रग्स देनी है हमने पहले, ठीक है। ठीक है। आफ्टर यूजिंग राइट फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स, पहले 2 महीनों के लिए हमने राइट देना है। इसका क्या निमोनिक है, राइट, ठीक है। ये चारों देनी है, राइट। मायरिन पी फोर के नाम से आती है गोली, ठीक है। पहले 2 मंथ्स के लिए ये दे देनी है, उसके बाद फिर हमने कंटिन्यू करनी है, स्टॉप कर देनी है हमने इथैम्बुटोलोपाइराज़िनामाइड स्टॉप कर देनी है, और हमने रिफेम्पिन और आइसोनाइजिड जो है ना इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। 6 मंथ्स का हमने टोटल थेरेपी कंप्लीट करनी होती है। 2 मंथ्स के लिए हम राइट देते हैं, फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ हम रिफेम्पिसिन और आइसोनाइजिड, ठीक है। आर आई, सिर्फ आर आई देते हैं, आइसोनाइजिड और रिफेम्पिसिन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि डोट थेरेपी होनी चाहिए। डोट थेरेपी बेसिकली, ये समझ नहीं आती कुछ बच्चों को ये क्या होता है। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, यानी कि जो हेल्थ केयर वर्कर है या कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, या कोई कोई भी है हेल्थ केयर वर्कर, वो डायरेक्टली जाके पेशेंट को चेक करे भी वो दवाइयाँ ले रहा है या नहीं। सिंपल, दिस इज द डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, ठीक है। एश्योर करना है कि वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं कंप्लाइंस के लिए जरूरी है। अच्छा जी, अब वो है ट्रीटमेंट एक्सटेंडेड टू 6 मंथ। अब वो अगली बात करता है कि 6 मंथ से ज्यादा ट्रीटमेंट आपने कब देना है। 6 मंथ से ज्यादा ट्रीटमेंट आपने देना है ओस्टियोमाइलाइटिस में, ठीक है। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में, ये बातें याद रखनी है। मेनिंजाइटिस में अब अभी बात देख लो कि मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के ये याद रखना आप, इसी के अंदर मेनिंजाइटिस हो रहा था, इसी के अंदर ओस्टियोमाइलाइटिस भी हो रहा था, ठीक है। प्रेगनेंसी और एनी अदर टाइम पाइजनामाइड इज नॉट यूज्ड, ठीक है। अगर पाइजनामाइड हम यूज नहीं कर रहे तो हम 6 मंथ से ज्यादा ट्रीटमेंट देंगे, लाइक प्रेगनेंसी। कैविट्री लीजन्स, अगर कैविट्री लीजन्स बनी हुई है तो उसमें भी हम मोस्टली 6 मंथ से ज्यादा का ट्रीटमेंट देंगे, ठीक हो गया। अब टॉक्सिसिटी ऑफ थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, याद रखनी है। अब देखिए, आर से रिफेम्पिसिन किस ड्रग की कितनी टॉक्सिसिटी होती है, ये बात याद रखनी है। आर से रिफेम्पिसिन, आर से रेड कलर, ठीक है, रेड कलर ऑफ द सिक्रीशन, ठीक है। इसमें हमें कोई ट्रीटमेंट ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती, बस हम इसको नॉर्मल लेते हैं। फिर मरीज को हम काउंसिल कर देते हैं कि अगर आपको यूरिन जो है वो ऑरेंज कलर का है या लाल सूट का है, तो लाल रंग का है, तो आपने जो है इससे घबराना नहीं है, ये दवाइयों की वजह से होगी। सिंपल, आज से रिफेम्पिसिन, आज से रेड कलर, मरीज को काउंसिल कर दिया, सिंपल। आइसोनाइजिन, अब आइसोनाइजिन आपको आपने याद रखना है हमेशा, जब भी हम आयरन की फोर्थ दे रहे होते हैं तो उसके साथ हमने बीटा 6 देनी होती है, यानी कि हमने विटामिन B6 देना होता है, इसको हम पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है, पाइरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 हम देते हैं, जो कि कंट्रोल करती है आपकी न्यूरोपैथीज को, जो भी न्यूरोपैथीज हो रही है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी को कंट्रोल करती है, क्योंकि का काम पेरिफेरल न्यूरोपैथी का नाम होता है, तो उसके कंट्रोल के लिए हमने साथ ही बीटा 6 देती है, विटामिन B6 देती है। पाराजिनामाइड, पाराजिनामाइड भी याद रखना है आपने कि ये हाइपर यूरिसीमिया कराता है, ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। इसमें जो यूरिक एसिड का लेवल है वो इंक्रीज कराएगा, लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट हमें तब तक नहीं लेना है जब तक इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाए। वैसे भी इंक्रीज यूरिक एसिड का यही रूल है कि आपने ट्रीटमेंट तब तक नहीं देना होता जब तक इसके सिम्टम्स ना आ जाए, जैसे कि गाउट, रीनल स्टोन एक्सेट्रा,
ठीक है। फिर ई से थैम्बिटोल, ई से आई। ठीक है, अब आई के सिम्टम्स किसमें आ रहे हैं, इथैम्बुटोल में, क्योंकि ऑप्टिक न्यूराइटिस और कलर विजन है। ठीक है, अब ये इसके लिए हमने क्या करना होता है, कोई रीनल फेल का पेशेंट है तो उसमें हमने डिक्रीज कर देनी चाहिए डोज। ठीक है, अब स्टेरॉइड्स के यूज की बात करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज द रिस्क ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस इन दोज विद पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट। अगर पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम स्टेरॉइड्स भी साथ दे सकते हैं पेरिकार्डिटिस के रिस्क को कम करने के लिए। ये एमसीक्यू आ सकता है। ये एमसीक्यू है कि प्रेग्नेंट पेशेंट्स को हमने पैराजिनामाइड नहीं देनी होती और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी नहीं देना। स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो यहाँ लिखा नहीं हुआ, वो एट नर्व पाल्सी करता है। वेस्टिबुलर नर्व पाल्सी। फिर एक वो इग्रा की बात कर रहा है कि इंटरफेरोन गामा रिलीज ऐसे। बेसिकली हमने पढ़ा है कि इंटरफेरोन जो है ना वो रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, इंटरफेरोन रिलीज हो रहे होते हैं तो उसको भी हम चेकआउट कर सकते हैं टीबी में, लेकिन ये इतना कोई ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है जितना पीपीडी है। ठीक है, पीपीडी का आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि पीपीडी करना कैसे और क्या है। Indications: PPD is basically the purified protein derivative and interferon gamma release assay are not general screening test for population. ठीक है, आप पीपीडी आप कर सकते हो स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन वो इतना ऑथराइज नहीं है। अच्छा, अब पीपीडी का वो कहता है कि पीपीडी आपने करना है। पीपीडी आप करते हो, ए बंदे का हाथ है, ठीक है, पीपीडी आप करते हो, आप पीपीडी आप डालते हो, यानी कि प्यूरिन पर ये प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव आप डाल दो। ये होता क्या है, बेसिकली ये होता है कि आपका जो डेड बैक्टीरिया होते हैं ना, माइक्रोबैक्टीरिया, उसी में से मटेरियल लिया जाता है। ठीक है, डेड माइक्रोबैक्टीरिया में से मटेरियल लिया जाता है, डेड माइक्रोबैक्टीरिया में से मटेरियल लेके डाला जाता है आपके इंट्राडर्मल जो है ना इंजेक्ट किया जाता है। इंट्राडर्मल जो है, ये मैं यहाँ पे एक सिरिंज बनाती हूँ। ठीक है, समझे, ये सिरिंज है, सिरिंज के जरिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है। और यहाँ पे अगर इंडुरेशन बन गई है, उभार सा बन गया, जैसे बीसीजी में नहीं बन जाता, बीसीजी में जरा सा उभार बन जाता है, इस तरह से अगर यहाँ इंडुरेशन बन गई है तो इसका मतलब है पीपीडी पॉजिटिव। ठीक है, अब पीपीडी में आपने देख लेना है कि पीपीडी में कितना मिलीमीटर होगा तो हम उसको पॉजिटिव कह रहे होंगे और उसको कंसीडर कर रहे होंगे, कितना मिलीमीटर होगा तो क्या चीज हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट्स जो है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाले आप आपने अच्छे से देख लेने हैं। इंडुरेशन लार्जर देन 5 मिलीमीटर। अगर इंडुरेशन लार्जर देन 5 मिलीमीटर है तो इसका मतलब है कि वो एचआईवी पेशेंट है, या ग्लूकोकोर्टिकोइड यूज करता है। ठीक है, या क्लोज कॉन्टेक्ट में था टीबी के साथ, या फिर एबनॉर्मल कैल्सिफिकेशन उसकी चेस्ट एक्सरे पे होगी। ठीक है, अगर अब आपने पीपीडी किया तो इसका मतलब है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और उसका आप कितने मिलीमीटर आया। फिर इसको ना आप इस इंडुरेशन को आप मेजर करते हो। इस इंटरेक्शन को ना आप स्केल से, अब यहाँ पे मैं स्केल बनाती हूँ पिंक कलर से, स्केल से ना, ये स्केल है, ये स्केल है, स्केल से ना इसके ऊपर मयरिंग हुई होती है ना, मयर करते हो कि कितने एमएल का आ गया। अगर तो ये 5 mm का आ गया ना, कितने एमएम का आ गया, अगर तो ये 5 mm आ गया ना, तो 5 mm में आपने याद रखना है 5 mm में क्या हो सकता है। 5 mm में इसका मतलब ये हो सकता है कि वो एचआईवी पेशेंट है या ग्लूकोकोर्टिकोइड, यानी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली चीजें याद रखनी है, तो मैंने ऊपर बताई है उन्हीं में से आएगा कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली, एचआईवी वाली और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वाली, या क्लोज कॉन्टेक्ट्स है टीबी वालों के साथ, या आप कह लो कि एक्सरे पे एबनॉर्मल फाइंडिंग्स है, और वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स भी ऐसा होता है। अगर जो है लार्जर देन 10 मिलीमीटर तक आता है तो इसका मतलब है रिसेंट क्लोज कॉन्टेक्ट वाली बात। अब 10 में क्लोज कॉन्टेक्ट वाली बात, इसमें क्या याद हो गया आपको, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाली, इसमें आप याद कर लें चीजें क्लोज कॉन्टेक्ट वाली, वही इमिग्रेंट्स वाली, प्रिजनर्स वाली, हेल्थ केयर वर्कर्स वाली, क्लोज कॉन्टेक्ट वाली बात इसमें भी आ गई। और इसमें आप ये भी याद कर लें अल्कोहलिक्स, डायबिटीज, और ये भी इसमें याद कर लें। ठीक है, अब इस 15 मिलीमीटर से अगर ज्यादा आ गया तो इसका मतलब है कि वो लोग जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। ये एमसीक्यू आ सकता है कि 15 mm से ज्यादा अगर आ गया है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो लोग जिनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, विद नो रिस्क फैक्टर, फिर भी उनको हुआ, उनकी कॉज फिर हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब टू स्टेज टेस्टिंग, इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब टू स्टेज टेस्टिंग में वो ये कह रहा है
कि अगर ऐसा पेशेंट जिसका पहले कभी पीपीडी हुआ ही नहीं है और उसने आपका आपने उसका फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाया और उसका फर्स्ट टाइम टेस्ट से नेगेटिव आ गया है, और फर्स्ट टाइम टेस्ट नेगेटिव आया, उसका पहले कभी भी पीपीडी नहीं हुआ था, तो उसका आप दोबारा टेस्ट कराओगे, आप उसके एक टेस्ट पे रिलाई नहीं करोगे, हो सकता है वो फॉल्सली नेगेटिव हो, आप उसका सेकंड टाइम टेस्ट कराओगे। ठीक है, टू स्टेज टेस्टिंग इसको कहते हैं। कि एक पेशेंट था, उसका कभी भी टेस्ट नहीं हुआ, उसने आपने उसका फर्स्ट टाइम टेस्ट किया और वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आने के बाद आप उसको दोबारा टेस्ट कराओगे। ठीक है, 1 to 2 विद इन 1 to 2 वीक्स, अगर तो वो पॉजिटिव आ जाता है दोबारा सेकंड टेस्ट, तो इसका मतलब है आप उसे पॉजिटिव कंसिडर करोगे। लेकिन अगर सेकंड टाइम भी वो नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव ही है। ठीक है, इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम ARDS देख लेते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, पहले इसको हम देख लेते हैं यहाँ से अपनी फर्स्ट स्टेप 1 से, उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट स्टेप 2 से भी। मैंने ट्यूबरक्लोसिस की पिक्चर्स ऐड की नहीं है, तो वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अब वो कहता है सबसे पहले होगी अल्व्यूलर इंसल्ट, मैं पहले आपको पिक्चर दिखा दूँ, चलिए यहाँ से देख लेते हैं पहले। अल्व्यूलर इंसल्ट होगी, यानी कि जो आपका अल्व्यूलाई है ना, अल्व्यूलाई आके, ठीक है, उसको किसी न किसी चीज ने मतलब अट्रैक्ट मतलब अफेक्ट किया है। ठीक है, और वहां से प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स रिक्रूटमेंट होगी, इसके ये पास जो ब्लड वेसल पड़ी हुई होगी ना, वहां से न्यूट्रोफिल्स आके अल्वुलाई में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब अल्वुलाई में जब आए, तो यहाँ पे अल्वुलाई में आने के बाद वहां पे उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी और टॉक्सिक मेडिएटर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में से, न्यूट्रोफिल्स से टॉक्सिक मेडिएटर्स निकलेंगे, जो कि होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और प्रोटीएसिस। ठीक है, ये निकलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे काम, न्यूट्रोफिल्स ने जाके, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स गए तो यहाँ से क्या निकलना शुरू होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और प्रोटीएसिस। दूसरा काम क्या होगा कि जो एंडोथेलियम थी ना ब्लड वेसल्स की, एंडोथेलियम भी परमिएबल होगी, एंडोथेलियम परमिएबल होगी। ठीक है, डैमेज होना शुरू हो गई और वेसल परमिएबिलिटी बढ़ गई, और यहाँ से प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है वो अल्विलाई में आना शुरू हो गया। यहाँ से तो सारा अब पानी था ना, अब हम पानी बनाते हैं यहाँ पे, पानी हम बनाएंगे ग्रे कलर से। यहाँ से जो सारा पानी था ना, पानी था, यहाँ से जो सारा पानी था, ठीक है, सारा जो फ्लूइड था, प्रोटीन रिच फ्लूइड था ब्लड वेसल से, वो भी अल्विलाई में आना शुरू हो गया। प्रोटीन रिच फ्लूइड भी, उसकी भी लीकेज स्टार्ट हो जाएगी इनटू द अल्विलाई। फॉर्मेशन ऑफ इंट्राएल्वेलर। अब इस सब की वजह से क्या हुआ, जब फ्लूइड भी आना शुरू हो गया, न्यूट्रोफिल्स भी आना शुरू हो गए सारे अल्विलाई के अंदर, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, सॉरी, अंदर अल्विलाई के अंदर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंट्राएल्वेलर हाइलिन मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, पल्मोनरी एडीमा तो हो जाएगा, इसके अंदर सारा फ्लूइड भर गया ना, इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स भी आ गए, सेल्स भी आ गए, फ्लूइड भी आ गए, हाइलिन मेम्ब्रेन भी बन गई, तो ये जाहिर बात है अल्वियोलाई में एडीमा हो गया, एडीमा हुआ, और पल्मोनरी एडीमा इसको हम कहते हैं। और पल्मोनरी एडीमा किसी हार्ट डिजीज की वजह से नहीं हुआ, बल्कि जो है ना अल्वुलर इंसल्ट की वजह से हुआ। ठीक है, अल्वुलर किसी अल्वुलाई की डैमेज की वजह से हुआ, अल्वुलाई डैमेज हुए उस वजह से हुआ। ठीक है, तो हम कहते हैं नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। अब ये इसमें मेन कॉज क्या बनती है, लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द अल्वुलर कोलैप्स। अब अगर इसमें हाइलिन मेम्ब्रेन बन गई है, अब सर्फेक्टेंट्स नहीं है, तो सर्फेक्टेंट्स ना होने की वजह से अल्वुलर क्या होंगे, यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कॉजेज देख लेते हैं, कॉजेज क्या होंगे। कॉजेज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू मैंने कई जगह देखी है, इसकी कॉजेज एमसीक्यू में आ जाती है। इसकी कॉजेज में आता है सेप्सिस। ठीक है, सेप्सिस मोस्ट कॉमन कॉज है इसकी, एस्पिरेशन मोस्ट कॉमन कॉज है, निमोनिया, ट्रोमा और पैनक्रेटाइटिस, पैनक्रेटाइटिस में इसका एमसीक्यू आया। ठीक हो गया, पैनक्रेटाइटिस, सेप्सिस, मोस्ट कॉमन इज सेप्सिस, पैनक्रेटाइटिस याद रखना है, और एस्पिरेशन, निमोनिया। ठीक है, डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, चेस्ट एक्सरे पे, चेस्ट एक्सरे पे आपको बायलेटरल ओपेसिटीज नजर आएंगी, और जो बायलेटरल ओपेसिटीज हैं वो डिफ्यूज कैपेसिटी होंगी, मतलब लंग आप देखो पूरा वाइट, वाइट आउट ऑफ द लंग भी इसमें कह रहे होते हैं, पूरा लंग जो है ना, आप कह लो पूरा इसमें लंग जो है ना वाइट नजर आएगा, वाइट हुआ हुआ नजर आएगा।
पूरा आपको लंग जो है ना ऐसे वाइट आउट ऑफ द लंग हुआ होगा, डिफ्यूज लंग कैपेसिटीज नजर आ रही है, ठीक है। इसमें आपको रेस्पिरेटरी फेलियर नजर आ जाएगा, ठीक है। इसमें डिक्रीज PaO2 ओवर FiO2 रेशियो। अब ये रेशियो इसमें डिक्रीज हुई भी होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन। FiO2 इज द फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायरेटरी ऑक्सीजन। ये दोनों जो है वो कम हुई, इसकी रेशियो कम हुई हुई होगी, जो कि लेस देन 300 हुई होगी। इसकी वजह से हाइपोक्सीमिया होगा, इंट्रा पल्मोनरी शंटिंग और डिफ्यूजन एब्नॉर्मैलिटीज हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ द रेस्पिरेटरी फेलियर आर नो ड्यू टू हार्ट फेलियर, वही बात के हार्ट फेलियर की वजह से नहीं है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो वो हार्ट की वजह से नहीं हो रहा, हार्ट को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो रहा है ड्यू टू द अल्वियोलर डैमेज, अल्वियोलर इंसल्ट। अब इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा, ऑब्वियसली अल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है अगर, तो यहाँ पे अल्वियोलाई के साथ जो ब्लड वेसल है इसके अंदर सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है, जो अल्वियोलाई के साथ ब्लड वेसल है उसकी यहाँ पे प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो सकेगी, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, ठीक है। लंग कॉम्प्लाइंस डिक्रीज हो जाएगी, लंग कॉम्प्लाइंस ज्यादातर इसके अंदर फ्लूइड पड़ा हुआ है तो लंग की कॉम्प्लाइंस कैसे रहेगी, लंग की रिकॉइल नॉर्मल नहीं रहेगी, लंग की कॉम्प्लाइंस डिक्रीज हो जाएगी, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। जाहिर बात है इसमें जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, जो है ना ब्लड वेसल्स का जो है ब्लड वेसल्स में प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अंडरलाइन कोर्स जो है उसको ट्रीट आउट करेंगे, इसमें हमने ट्रीटमेंट बेसिकली याद रखना है, इसमें हमने पीप देनी होती है, पीप। पीप बेसिकली होता है इस अल्वियोलाई को ओपन रखने के लिए, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को कम करना है। अब ये इसका देखें आप एक्सरे, ये देखिए डिफ्यूज ओपेसिटीज है, पूरा वाइट आउट ऑफ द लंग्स है, ठीक है। एंड जो द ट्यूब बिलीव है राइट इंटरनल ट्यूबुलर लाइन, बस वाइट आउट ऑफ द लंग्स याद रखना है। सर्जिकल वाइडनिंग, अच्छा यहाँ पे आपको क्या बता दें, हाँ ये ARDS अब हम देख लेते हैं MTB से, ठीक है। इज अ रेस्पिरेटरी फेलियर फ्रॉम ओवरवेलमिंग, अच्छा रेस्पिरेटरी फेलियर फ्रॉम द ओवरवेलमिंग लंग इंजरी, सिस्टेमिक डिजीज, कोई लंग इंजरी है कोई सिस्टेमिक डिजीज हुई है, ठीक है। इसकी वजह से फिर हाइपोक्सिया हो जाएगा, ये वही सारी बातें हैं। इसमें बेसिकली सर्फेक्टेंट डिक्रीज हो जाता है और लंग्स जो है वो लीकी हो जाते हैं, अल्वियोलाई फिलअप हो जाते हैं फ्लूइड से, ये सारी पैथोलॉजी मैंने आपको समझा दी। ARDS इज इडियोपैथिक, ठीक है, ये बात याद रखती है। कैपिलरी एंडोथेलियल डैमेज हो सकता है, अल्वियोलाई एपिथेलियल डैमेज हो सकता है। अच्छा, एग्जांपल ऑफ इलनेसेस एंड इंजरीज एसोसिएटेड विद डेवलपिंग ARDS इंक्लूड्स सेप्सिस और एस्पिरेशन, ठीक है, वही ऊपर वाली बात जो मैंने आपको बताई है। और लंग कंटूजन या ट्रोमा, नियर ड्रोनिंग, पैनकार्डाइटिस और बर्न्स, बातें सारी याद रखनी। ट्रोमा और तो मैंने आपको बता दिया, निमोनिया बताया ऊपर, ठीक है, ट्रोमा बताया, पैनकार्डाइटिस बताया, बर्न्स वाली बात यहाँ पे याद है, बर्न्स वाला MCQ हो सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे MCQ है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें हमने क्या करवा लिया, बेस्ट इनिशियल टेस्ट वही मतलब हमने करवा लिया। एक्सेस में बायलेटरी इन्फिल्ट्रेट मिल जाएंगे, वाइट आउट हुआ होगा, ठीक है, एयर ब्रोंकोग्राम्स इसके अंदर में मिलेंगे, ठीक है, एयर ब्रोंकोग्राम्स मिलेंगे एक्सरे के अंदर, एक्सरे के अंदर एयर ब्रोंकोग्राम्स मिलेंगे। और ARDS वही बात हो गई, जो रेशियो लेस देन 300 है, अगर लेस देन 200 हो गई तो मॉडरेटली सीवियर है, अगर लेस देन 100 हो जाए तो सीवियर है। ये एयर ब्रोंकोग्राम्स हम लोग air bronchograms are a sign of dense consolidation of the lung air space. The lung air space है ना उसकी dense consolidation हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है जो एयर स्पेसिस है उसकी, ये बेसिकली निमोकोकल निमोनिया में हो रहा है। अच्छा अब इसमें एक अजीब सी बात को समझाना चाह रहा है, देख लें इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इज हैविंग द PO2 और FiO2 रेशियो बिलो 300, अब एग्जांपल दे रहा है इसकी कि अगर FiO2 जो है ना इज एक्सप्रेस एज अ डेसिमल, तो रूम एयर विद 21% ऑक्सीजन वुड बी 0.21, ठीक है। अगर किसी की रूम एयर यानी कि FiO2 जो है ना वो बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है ना, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन है,
वो कहता है कि अगर FiO2 फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन को परसेंटेज में कहें, हम कहीं का 21% है तो उसको डेसिमल में हम लिखेंगे 0.21। और अगर अगर अदर एग्जाम्पल को कहता है कि PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 102 है ऑन रूम एयर, ठीक है, 102 है ऑन रूम एयर, तो रेशो क्या बनेगी? रेशो तो जाहिर बात है 500 है ना। रेशो इज 500, 500 रेशो बनेगी कैसे? 500 रेशो कैसे बनेगी? ऊपर हम उसको रख देंगे 105, 105 PO2 उसने बताया, और उस डेसिमल में उसने वो कितने बताया? 21%, 21% को डेसिमल में कह रहा है 0.2। पूछ सकते हैं कोई मैथ का क्वेश्चन, तो वो कितना बन गया? 100। ठीक है। अगली एग्जांपल को दे रहा है, इफ द PO2 एज मेजर्ड ऑन द ABG, ठीक है, अगर PO 70 है while breathing 50% ऑक्सीजन, ठीक है, 70 और नीचे 50%, 50% को आप लिख दो 0.5, तो फिर क्या आंसर बनेगा? फिर आंसर बनेगा 170। ये बस याद रख लेना आपने। वेज प्रेशर इसमें नॉर्मल होता है, बट इज नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेजर। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाथ का राइट हार्ट कैटेगराइजेशन करके इसमें हम वेज प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में इसमें आपने याद रखना है कि इसमें हमने पीप देना होता है, टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज करना होता है, स्टीरॉइड्स जो है वो बेनिफिशियल नहीं है क्लियरली, पीप देना होता है, बस याद रखना है। पीप देने से क्या होता है? पीप इज बेसिकली द पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पीप देने से क्या होता है कि जो अल्विलाई हैं वो ओपन ही रहते हैं, वो कोलैप्स नहीं होते, बस ये बात याद रखना है। अच्छा, अब ट्यूबरकुलोसिस यहाँ से जो है वही सारी चीजें हैं बच्चों, कुछ भी नया नहीं है, इसको बस एक दफा रीड आउट कर लेना। एक्सेप्ट पल्मोनरी साइड से बताई हुई है, जनरल यूरिनरी, CNS, ठीक है। इस फैक्टर्स में वही HIV, एड्स, अल्कोहलिज्म, लंग डिजीज, डायबिटीज, नया कुछ नहीं है हिस्ट्री में। वही टैकीकार्डिया, लिम्फेडिनोपैथी, ग्रेटर देन 3 वीक्स, वही सारी चीजें हैं। एक्टिव डिजीज में ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट बट कैन टेक वीक्स टू ऑब्टेन, ठीक है। कल्चर को वो कह रहे हैं यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, कल्चर को आपने मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट कह रहे हैं एक्टिव डिजीज में। अगर एक्टिव डिजीज किसी की चल रही है तो माइकोबैक्टीरियम कल्चर ऑफ द स्पूटम इज द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट। ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है, वहां पर मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट वो याद नहीं रखना, ये याद रखना है कल्चर, ठीक है। Weeks to obtain sputum acid fast stain can yield rapid preliminary results in the best initial test but lacks sensitivity। ठीक है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट तो यहाँ पे स्पूटम एसिड फास्ट टेस्ट को कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि सेंसिटिविटी लैक करती है, तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट दूसरा हम कौन सा कह देते हैं फिर? चेस्ट एक्सरे, ठीक है। बोन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बात हो गई। मल्टीपल फाइन नोडुलर डेंसिटीज आपको मिलती है किसमें? बिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में। ये अपर लोब इन्वॉल्व होगा, अपर लोब में आप कह लो कि आपको यहाँ पे डिफ्यूज एरिया नजर आ रहा है, कैविटी इन्फिल्ट्रेट्स। ये PPT टेस्ट है, देखो इन्विरेशन आई, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट में उसने मेजर किया, फिर आप उसको देख लेते हो ग्रेटर देन 5 mm है तो HIV और TB कॉन्टेक्ट, क्लोज TB कॉन्टेक्ट था, एक्सरे एविडेंस ऑफ द TB उसका है, ठीक है। ग्रेटर देन 10 है तो होमलेस है, ठीक है, वही सारी बातें जो मैंने आपको बता दी। ग्रेटर देन 15 है तो विद नो रिस्क फैक्टर्स। Negative reaction with negative controls implies energy from immunosuppression, old age, multi-nutrition, बस ये चीजें करने की जरूरत है। ट्रीटमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैंने आपको बता दिया, ये हो गया, ये ये हो गया, ये वही बात है, कैविटी बनी हुई है, ये बता दिया मैंने, कैविटी टीबी दीवार, अपर लोब में कैविटी बनी हुई है, ये हाइलम बोल, ये भी कैविटी बनी
तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, टीबी रीएक्टिवेशन इज क्लासिकली सीन एज लंग एपिस कैविटी लीजन, कहता है कि एपेक्स के ऊपर कैविटी बनेगी। ठीक है, नॉन कैविटी लंग इन्फिल्ट्रेट, और टीबी कैविटी टेंड्स टू हैव थिक इरेगुलर वॉल्स। वही मैंने बात जो बताई थी आपको, कैविटी में ठीक है इरेगुलर वॉल्स होंगी एंड एयर फ्लूइड लेवल्स होंगे, वो भी मैंने आपको बताया। सुपर इम्पोज इन्फेक्शन ऑफ द कैविटी विद फंगाई कैन रिजल्ट इन फंगल बोल। ठीक है, बाद में माइसिटोमा भी बन सकता है, फंगल बॉल्स भी बन सकते हैं, एस्परजिलोमा भी बन सकते हैं। सुबह स्किन टेस्ट कर रहा है ये इसमें। ठीक है, पीपीटी सोल्यूशन डाल के इंजेक्शन, ये मैंने आपको बना के दिखाया। ये देखो, ये वो कहता है कि डेड टीबी बैक्टीरिया से हम लेते हैं पीपीटी। उसके बाद एआरडीएस में ये है कि हेल्दी एल्वियोलाई है और इसमें सारा फ्लूइड आ गया है। अच्छा, एआरडीएस में ये पैथोलॉजी में थोड़ी सी यहाँ पे आपको समझा दूं दोबारा से। ये देखो, यहाँ पे इंसल्ट हुई अल्वियोलाई की, ये अल्वियोलाई है बड़ा सारा। अल्वियोलाई इंसल्ट हुई, यहाँ से न्यूट्रोफिल्स, ब्लड वेसल से न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे निकले, निकल के यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेटरी न्यूट्रोफिल्स है, माइग्रेट करके अल्वियोलाई में आए। अल्वियोलाई में आके यहाँ से चीजें निकल रही हैं, यानी ये याद रखनी चीजें, ल्यूकोट्राइन्स, ऑक्सीडेंट्स, पीएफ और प्रोटीएजेस वगैरह निकल। ठीक है, और अल्ब्यूलर मैक्रोफेजेस जो है वो भी न्यूट्रोफिल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे याद रखना है कि टीएनएफ अल्फा निकलता है, टीएनएफ अल्फा मेरा होता है इंटरल्यूकिन 8, टीएनएफ अल्फा निकलता है। ठीक है, इंटरल्यूकिन 6 में निकलता है, और फिब्रिन्स भी इसमें आ जाते हैं, सेलुलर डेब्रिस भी इसमें होता है, ये सारे मिलके। अब ये जो रेड में आपको नजर आ रही है, रेड में ये हाइलिन मेम्ब्रेन, ये हाइलिन मेम्ब्रेन। ठीक है, थोड़ा सा ये अल्वुलाय था ऊपर। अल्वुलर मैक्रोफेजेस ने भी मिलके न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट कर दिए, और ब्लड वेसल में से भी न्यूट्रोफिल्स, माइग्रेटरी न्यूट्रोफिल्स बन के इधर आए। इधर आके उन्होंने क्या किया, क्या चीज रिलीज की, न्यूक्लियोटाइड्स रिलीज किए, ऑक्सीडेंट्स, प्रोटीएजेस वगैरह रिलीज किए, तो इन्होंने डाइजेशन शुरू कर दी। ठीक है, और सर्फेक्टेंट भी इनएक्टिवेटेड पड़ा है। ठीक हो गया, और यहाँ से जो सारा फ्लूइड था, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एडिमेटस इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ना, ये सारा फ्लूइड यहाँ से निकल के ब्लड वेसल से निकल के इंटरस्टिशियल में आया, यहाँ से एल्वियोलाई में आया, और एल्वियोलाई में एक्यूमुलेट हो गया, और ये जो रेड में बनी हुई है ना, ये तो जो रेड में पूरी बनी हुई है, ये फाइलम मेम्ब्रेन, फाइलम मेम्ब्रेन। ये भी यही चीज दिखाई हुई है कि फ्लूइड जो होता है, इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं। ये भी वही साइड से लेके, इसमें फिब्रिन है, ये हाइलिन मेम्ब्रेन है, ये फिब्रिन्स है, टीएनएफ निकल रहा है, इंटरल्यूकिन 1 निकल रहा है, ये प्रोटीएजेस निकल रहे हैं इसमें से, न्यूट्रोफिल्स में से। ये चीजें याद रखनी है एमसीक्यू जैसा। ठीक है, एडिमा और इंटरस्टिशियल में हो ये अल्वियोलाई में जा रहा है, अल्वियोलर एडिमा करवा रहा है, अल्वियोलर एडिमा हो जाए तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा तो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। दैट्स इट, दिस वाज द लेक्चर, टुडेज लेक्चर। अब बताएं जी, कोई मसला, कोई परेशानी? जी कोई इशू? क्लियर है टॉपिक? अच्छा बच्चों, मुझे फेसबुक वाली वो है उधर सबने किया ही नहीं है कमेंट। मुझे मेरे 10 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 10 कमेंट्स नजर ही नहीं आया। जिन्होंने किया नहीं अच्छे कमेंट, जिन्होंने नहीं किया वो कमेंट कर देना वहाँ पे, ठीक है।